जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन की हमारी इस सीरीज के अंतर्गत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पर कि आपके लिए आज जो जिला कवर होने वाला है, आज जो संभाग हम शुरू करने वाले हैं वो है उज्जैन संभाग। और उज्जैन संभाग का हम उज्जैन जिले को ही सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस क्लास को महाकाल के आशीर्वाद से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहले तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो इस सीरीज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको उज्जैन संभाग से संबंधित सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट जो डाटा जो एमपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे कवर आपके यहां पर हो जाएंगे। पूरा इंपॉर्टेंट जीके, साथ ही में पूरा निचोड़ आपको यहां पर मिल जाएगा और कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अगर आप जीके या किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और उज्जैन जिले को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आप उज्जैन जिले से हैं तो इस वीडियो को अपने सभी उज्जैन वासियों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप महाकाल बाबा को मानते हैं तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए, क्योंकि महाकाल बाबा के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। कुछ नए तथ्य मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा एक चीज और कि अगर आपने हमारे इस सीरीज की, अगर ये हमारी जो सीरीज चल रही है इस सीरीज की अगर आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, चूंकि हमारा एक संभाग चंबल और दूसरा संभाग ग्वालियर, ये दो संभाग हम कवर कर चुके हैं। और चंबल संभाग के हमने 3 जिले और ग्वालियर संभाग के टोटल हमने 5 जिले, यानी कि कुल मिलाकर 8 जिले अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वीडियो को देख लीजिए। आपके लिए ये सारी वीडियोस पेपरलेस स्टडी जो है YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाकाल नगरी का भ्रमण करने। महाकाल जो संभाग है, अगर हम कहें उज्जैन संभाग के बारे में, मैप में देख लीजिए भैया ये संभाग कहां पर है। तो ये येलो कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका उज्जैन संभाग है। और इस संभाग की बात करते हैं, उज्जैन संभाग, उज्जैन जो जिला आपको मिलेगा वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही आता है। और इस संभाग की अगर बात करते हैं तो ये जो ब्लू कलर का आप यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं, जहां पर मैंने आउटलाइन कर दी हुई है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है उज्जैन संभाग। कौन सा संभाग कहलाता है भाई? ये उज्जैन संभाग है। और एक संभाग के अंतर्गत कई सारे जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं और कुल 52 जिले हैं। और 52 जिलों में से हम अभी उज्जैन जिले को कवर कर रहे हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? 7 जिले। इस पार्ट के अंतर्गत कितने जिले आएंगे भैया? 7 जिले आएंगे। कौन कौन से जिले हैं? ध्यान रखना कि उज्जैन खुद आएगा, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, नीमच और आगरमालवा, ये पूरे 7 जिले आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ये बना कब था? जिला कब बना? जिले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो रहा था, तभी इस जिले का गठन भी हो चुका था। इसका क्षेत्रफल लगभग 6091 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ उज्जैन जिले की बात कर रहे हैं। उज्जैन जिले का जो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा जो एरिया है आपका 6091 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही में उज्जैन जिले की बात करी जाए तो एक भू आविष्ठित जिला है। इसका मतलब ये है कि उज्जैन जिला किसी भी प्रकार से किसी भी स्टेट की बाउंड्री को टच नहीं करता, किसी स्टेट की सीमा को क्या नहीं करता? टच करने का काम नहीं करता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उज्जैन जिले के बारे में सारी बातें, सारे फैक्ट आप जानेंगे जीके से संबंधित और सब कुछ। तो वीडियो को बस कंटिन्यू देखना है, कंटिन्यू जुड़े रहना है। इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत 11 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं? 11 तहसीलें हैं। ये सारी तहसीलें आप यहां पर देख सकते हैं। ये पूरी 11 तहसीलें किसमें? उज्जैन जिले के अंतर्गत शामिल है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो चिंता करने की कोई बात है नहीं। पीडीएफ मिलेगी आपको पेपरलेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। तो उज्जैन संभाग के लिए कंटिन्यू जुड़े रहिए। यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें नागदा, खाचरोद, महदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण और बड़नगर, ये आपको क्या है? असेंबली क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। उज्जैन की अगर अब स्थिति की बात करते हैं, किन किन जिलों से ये इसकी सीमा टच होती है, तो ये जो येलो कलर का पार्ट है यहाँ पर हमारा उज्जैन जिला है। इसके अगर हम बात करते हैं पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर एक जिला दिखाई दे रहा होगा जो कि है शाजापुर, ठीक है? पूर्वी भाग में कौन है? पूर्वी भाग में आपका है शाजापुर। अगर हम ऊपर की तरफ उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर या उत्तर पूर्व में कह सकते हैं कि आगरमालवा है। उत्तरी भाग में या
इस तरफ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको रतलाम देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको नीचे अगर देखा जाए तो पूर्व दक्षिण पूर्व में आपको देवास जिला, दक्षिण में इंदौर जिला और दक्षिण पश्चिम में आपको धार जिला देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 6 जिले जो है उज्जैन जो है उससे टच होते हुए नजर आएंगे। उज्जैन जिला पूर्व में शाजापुर जिले से, ये मैं बता चुका हूं कि कहां कहां से कौन कौन टच करता है। बाकी आपके रिवीजन के लिए मैंने ये पीडीएफ भी बना दी है कि आप कभी भी रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं महाकाल के आशीर्वाद से। उज्जैन का पुराना नाम, प्राचीन नाम उज्जैनी या अवंतिका है, तो हम इसको 2 नाम दे देते हैं। पुराने नाम क्या है, उज्जैनी है या अवंतिका है। ये महाकाल नगरी के नाम से आप जानते हैं। और नामों की अगर बात करते हैं, उज्जैन का एक ही नाम, यही नाम नहीं है, और भी नाम है। क्या क्या है, तो भाई उज्जैन को कहा जाता है संस्कृति की राजधानी, साथ ही में मूर्तियों का नगर भी उज्जैन को कहा जाता है। विशाला प्रतिकल्पा, कुमुदवती, स्वर्ण श्रृंगा, अमरावती, पृथ्वी का रत्न, ये इसके अलावा स्वर्ग का चमकता खंड किसने कहा है, महाकवि कालिदास ने कहा है। प्रश्न बन सकता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्वर्ग का चमकता खंड उज्जैन को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया। 4 ऑप्शन देगा आपको, फिर आपको आंसर देना रहेगा। सेम पृथ्वी का रत्न कहा है महाकवि परिमल के द्वारा। तो ये अन्य नाम हो गए। उज्जैन है महाकाल की नगरी, महाकाल बाबा यहाँ पर वास करते हैं, यहाँ पर सबको आशीष और आशीर्वाद देते हैं। और आप भी जाइए और दर्शन करिए। और मैं भी कामना करूंगा बाबा महाकाल से कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो सफल हो, जो भी वो चाह रहा है उसकी इच्छा पूरी हो। मेहनत करो, इच्छा जरूर बाबा महाकाल पूरी करेंगे। कालिदास की नगरी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो उज्जैन को कहा जा सकता है कि कालिदास जो है इनकी नगरी भी इसको कहा जाता है। साथ ही में उज्जैन के राजा थे, राजा विक्रमादित्य। कौन थे, राजा विक्रमादित्य। और उन्होंने उज्जैन को अपनी क्या बनाया, कैपिटल बनाया, यानी कि राजधानी बनाया हुआ था। तो ये राजा विक्रमादित्य हैं। इनका नवरत्न का जो दरबार है वो आप यहाँ पर उज्जैन में देखने को आपको मिल जाता है। साथ ही में उज्जैन जो है देश की, ध्यान रखना जीके के पॉइंट से देखिए कि उज्जैन देश की पहली क्या है, नॉलेज सिटी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। देश की पहली नॉलेज सिटी कहां पर है, देश की नॉलेज सिटी पहली उज्जैन में है। इसके अलावा उज्जैन में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं नागदा, और नागदा बहुत पुराना स्थान है, बहुत पूर्व का बना हुआ स्थान है। और नागदा नाम के स्थान पर मिलते हैं कृत्रिम रेशे। जो कृत्रिम रेशे हैं, आर्टिफिशियल रेशा है, उसका क्या है, कारखाना आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में जीके के पॉइंट से देखा जाए तो उज्जैन में सबसे पहले किसका, शून्य का उपयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया। तो भैया शून्य का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, उज्जैन में सबसे पहले शून्य का प्रयोग किया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो विशेष रूप से इसको याद रख सकते हैं। महिदपुर में सरकारी शक्कर का कारखाना आपको मिल जाता है। अगर हम औद्योगिक क्षेत्र से बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन औद्योगिक क्षेत्रों से पूछे जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भैया कत्था का कारखाना कहां पर है, शक्कर की मिल कहां पर है, शुगर मिल कहां पर है, इसके अलावा सरकारी कागज बनाने का कारखाना कहां पर है, या जो है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपसे औद्योगिक क्षेत्रों से पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो बिल्कुल इनको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आपको सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। देखिए एक चीज बताऊं कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय रूप से देखा जाए तो भी सोयाबीन, और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया स्टेट। सोया का मतलब ये नहीं है कि वो सो गया है, सोया का मतलब सोयाबीन से है, ठीक है। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा आपको उज्जैन में यहां पर प्रमुख रूप से यहां पर उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर होता है। इसके अलावा उज्जैन जिले का कायथा, नागदा और डोंगवाल ताम्र पाषाण कालीन युगीन पुरातात्विक स्थल है। मैंने अभी बताया था कि नागदा पुराना स्थल है, यानी कि पुराना ताम्र पाषाण, जब ताम्र पाषाण युग चल रहा था उस समय का ये जो है स्थल है। वहां से क्या है, कुछ बहुत सारी जो पुरानी जो चीजें हैं 3600 वर्ष पुरानी आप यहां पर देख सकते हैं। मालवा में से, यहां से मालवा पात्र यहां से देखने को आपको मिला हुआ है। और भी कई सारी जो चीजें हैं वो यहां से, इन स्थानों से मिली हुई हैं। ताम्र पाषाण काल की जो चीजें जो है वो यहां से मिली हुई है। दैट्स वाई ये क्या है, ताम्र पाषाण कालीन युगीन पुरातात्विक स्थल माने जाते हैं। इसके अलावा कायथा जो है उज्जैन में ही एक स्थान पड़ता है, क्या, कायथा, और ये प्राचीन ताम्र पाषाण स्थल बनता हुआ नजर आता है। यहां से तांबे के काफी सारे जो है बर्तन या फिर कह सकते हैं उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। और
यहां से एक मूर्ति भी यहां पर देखने को मिल जाती है। साथ ही में देखा जाए तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में गणित और खगोल विज्ञान का प्रमुख सेंटर या केंद्र हुआ करता था। उज्जैन की अगर बात करते हैं, इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं, तो 6वीं या 7वीं शताब्दी में गणित और खगोल विज्ञान का क्या था, सेंटर था। यहां पर खगोल विज्ञान से संबंधित बातें मिल जाती हैं और इसका प्रमाण अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें यहां मिलती हैं। लेकिन बाद में यहां पर अगर देखा जाए तो आप अगर कभी उज्जैन गए हो तो यहां पर ये इमारत जरूर देखने गए होंगे जिसका नाम है जंतर मंतर, और नहीं गए हो तो अब चले जाना, और नहीं जा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से देख लो, घर बैठे पूरा उज्जैन दर्शन करा रहा हूं। तो जंतर मंतर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ये जंतर मंतर है। यहां पर क्या होता है कि अगर आप देखेंगे जंतर मंतर को बढ़िया तरीके से, तो यहां पर पूरा आपको टाइमिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। ये घड़ी सी लगी है, ये समझ लीजिए, ये जो इस प्रकार से जो लगी हुई है ना, ये घड़ी लगी हुई है। तो इस प्रकार से आप एक चीजों को समझ सकते हैं। साथ ही में उज्जैन जिले में 1983 में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। हमारे देश का नहीं, देश से बड़ा है क्या, कॉन्टिनेंट, और एशिया जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर लगा हुआ है। ये संयंत्र आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी मशीन देख रहे हैं, कारखाना टाइप का, तो भैया ये जो लगा हुआ है वो 1983 में लग गया था, और ये सोयाबीन संयंत्र है। अब एक चीज समझिए कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता, उज्जैन जिले में। सोयाबीन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, वो भी एशिया का, वो भी आपका उज्जैन जिले में। चलिए, इसके अलावा अगर बात करते हैं उज्जैन जिले में जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से, जनसंख्या को देखा जाए तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या जो है आपको यहां पर अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जो जाति है, एससी कैटेगरी के जो वर्ग के लोग हैं वो यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से आपको यहां पर एससी जनजाति निवास करती हुई नजर आएगी, मतलब ज्यादा। उज्जैन शहर में आपको एक नदी देखने को मिल जाती है। प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि भैया महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे तट पर स्थित है, या उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको आंसर देना रहेगा उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और शिप्रा नदी को या शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है कि ये मोक्षदायिनी यानी कि मोक्ष को देने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली नदी है। इस नदी के किनारे एक प्रश्न और आता है कि कौन सा घाट है, प्रमुख घाट का नाम है, बताना है। तो आपको याद रखना कि यहां पर आपको एक घाट मिलता है जो है राम घाट। यहां पर इस घाट को आप कह सकते हैं, ये जो घाट आप यहां पर देख रहे हैं इसे हम क्या कह सकते हैं, लगभग हाँ, ये वाला जो घाट है यहां पर है, इसे कहते हैं हम राम घाट। क्या बोलते हैं, राम घाट बोलते हैं। विशेष रूप से इसको याद रखना। महाकाल नगरी है, और महाकाल नगरी के अलावा एक प्रश्न एग्जाम में आया था, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा सन 2017 जो 17-18 की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि महाकालेश्वर जो मंदिर है उसका मुख जो शिवलिंग है या उनका मुख किस तरफ है, किस दिशा में है। तो ध्यान रखना कि ये दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर है। किस मुखी है, दक्षिण मुखी, तो यानी कि दक्षिण की तरफ मुख है। तो याद रखना कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। हमारे पूरे देश में, हमारा पूरा जो भारत देश है, हमारा जो पूरा इंडिया है, यहां पर आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से अगर बात की जाती है तो 2 हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है। हम कितने संपन्न हैं कि हमारे यहां पर 2 हैं, लेकिन और आगे बात करी जाती है तो महाराष्ट्र में भी है, बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश में आपका उज्जैन जिले में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, यहां पर महाकालेश्वर मंदिर या ये ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिल जाएगा प्रमुख रूप से। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो आपको यहीं पर खंडवा नाम के स्थान पर, इस स्थान पर आपको ओमकारेश्वर नाम से एक ज्योतिर्लिंग और मिल जाएगा जो कि दूसरा ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। इसके अलावा आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे, जैसे कि केदारनाथ भी आपका क्या है, एक ज्योतिर्लिंग बनता हुआ नजर आता है। विश्वनाथ जो है वो भी ज्योतिर्लिंग है जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है। बैद्यनाथ भी आपको क्या है, ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर है, यहाँ पर फिर सोमनाथ, गुजरात में देखने जाएंगे तो सोमनाथ है। नागेश्वर देखने जाएंगे तो गुजरात में है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन देखने जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में है। तो हो सकता है कि ज्योतिर्लिंग से एक आध जीके में क्वेश्चन पूछ दे, तो आपके लिए ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ में एक बार देख लेना, यहाँ पर टिक लगे हुए हैं, उन टिक्स के हिसाब से देख लेना कि हाँ भाई कौन सा ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है। तो महाकालेश्वर नगरी है, भगवान शिव के जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उज्जैन जिले में एक प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है गोपाल मंदिर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने वही क्वेश्चन को यहां पर, वही फैक्ट यहां पर लिए हो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और मुझे पता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होके आते हैं। क्वेश्चन बनेगा कहां से, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से, नदी से, तालाब से, झरने से, कहां से बनेगा, वन जीव अभ्यारण्य से, किससे बनेगा,
बताइए ना, हिस्ट्री से बनेगा, पॉलिटी से बनेगा, सब कुछ कवर करेंगे हम। वन लाइनर, पूरा वन लाइनर बन के यहाँ पर सब कुछ कवर कर देंगे विद इमेज, जिससे आपको समझ में जाए। भाई गोपाल मंदिर जैसे पूछेगा ना तो आपको मन में आ जाएगा कि गोपाल मंदिर कौन सा, ये वाला गोपाल मंदिर, ये जो दिख रहा है सामने आपके, ये गोपाल मंदिर है। तो उज्जैन शहर में जो है गोपाल मंदिर स्थित है। बयाजी सिंधे के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है। उज्जैन शहर में मंगलनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है, यहां पर जाएंगे तो आपको मिलेगा मंगलनाथ मंदिर। ये पूरा आपको यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए इस मंदिर को, इसको कहते हैं मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे आध्यात्मिक रूप से, कैसे, आध्यात्मिक रूप से, अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से इसे पृथ्वी का क्या माना जाता है, केंद्र। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। चार ऑप्शन आएंगे आपको, बैतूल के बरसाली को माना जाता है, सागर में माना जाता है, उज्जैन को माना जाता है, या भोपाल को माना जाता है। अब आप चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है कि मनोहर गांव को माना जा सकता है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के। आपको ध्यान रखना कि आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी का केंद्र, पूरा अर्थ जो है ये आपकी पृथ्वी यहां पर दिखाई दे रही है। अर्थ का क्या माना गया है, केंद्र बिंदु माना गया है, सेंटर पॉइंट है, ये माना गया है कि अर्थ का सेंटर पॉइंट क्या है, मंगलनाथ है। उज्जैन में प्रसिद्ध भर्तहरि की गुफा है। क्या है, भर्तहरि की गुफा। तो गुफा से प्रश्न आता है एग्जाम में, देखना आप स्टैटिक जीके उठाएंगे तो आपको पता रहेगा कि गुफाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। भर्तरी की जो गुफा है, ध्यान रखें कि भर्तरी की गुफा कहां पर है, तो उज्जैन में है। और राजा भर्तरी ने ही यहां पर क्या करी थी, तपस्या की हुई थी। ये आपको गुफा के अंदर का ही हम यहां पर क्या दिखा रहे हैं, एक चित्र दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ पाए कि भर्तरी की गुफा कहां पर है। तो भर्तरी गुफा जो है वो उज्जैन में है। साथ ही में संदीपनी आश्रम भी यहां पर है। अब ये आश्रम क्यों फिर प्रसिद्ध है, और इस आश्रम से क्या पूछा गया है, तो बिल्कुल पूछा गया है कि संदीपनी आश्रम कहां पर है। तो संदीपनी आश्रम इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम ने जो बाल रूप था उसमें क्या है, इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो संदीपनी आश्रम यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये संदीपनी आश्रम है, और यहां पर ये जो है आश्रम में जो है शिक्षा दीक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहां पर कालिदास अकादमी भी स्थापित है। ठीक है, क्या स्थापित है, कालिदास अकेडमी कहां पर है, ये भी ध्यान रखना। तो कालिदास अकेडमी की अगर बात करते हैं तो कालिदास अकादमी जो है वो आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मिल जाएगा। यहीं पर कालिदास का क्या किया जाता है, कालिदास समारोह का आयोजन भी किया जाता है। किस समारोह का आयोजन किया जाता है, कालिदास समारोह का आयोजन। अब आपको कमेंट करके एक बात बतानी है, ये कमेंट करके बताना है, और कमेंट में मैं वो कमेंट भी कर दूंगा जो सही, सबसे सही आंसर देगा। सबसे पहला आज का क्लास का क्वेश्चन ये है कि भाई कालिदास समारोह का शुरुआत कब से हुआ, कालिदास समारोह शुरू कब से हुआ, ये पहला प्रश्न है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कर दीजिए सबसे पहले। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई साहब बाबा महाकाल के आशीर्वाद से लाइक कर दो तुरंत, और शेयर कर दो कम से कम 5 से 7 लोगों के साथ, कि सभी लोग ये वीडियो देख लें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको बाद में मिलेगी 5 से 7 दिन बाद, लेकिन पहले आप वीडियो देख लो और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी, फ्री है पीडीएफ, चिंता मत करो। बस क्या है कि बस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। मैं चाहता हूं कि सभी तक ये जो वीडियो है सभी तक ये नॉलेज पहुंच जाए, और फ्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सब कुछ यहीं पर हम भ्रमण करा तो रहे हैं। मालवा उत्सव आ चुका है, मालवा उत्सव का भ्रमण करते हैं। उज्जैन में जो है मालवा उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। किसका, मालवा उत्सव का। अब देखिए मालवा उत्सव में मैटर क्या रहता है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उज्जैन में ही आयोजित किया जाता है। मालवा उत्सव उज्जैन में भी किया जाता है, इंदौर में भी किया जाता है, और धार जिले के मांडू में भी किया जाता है। कहां पर, धार जिले के मांडू में भी किया जाता है। तो पहले यहां पर कर लेंगे, फिर एक साल यहां कर लेंगे, फिर यहां कर लेंगे। तो संयुक्त रूप से क्या है, मालवा उत्सव का आयोजन होता है। तो मालवा उत्सव में काफी सारी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर संस्कृति से संबंधित कुछ बहुत सारे नृत्य वगैरह हैं, या सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मालवा क्षेत्र में है उज्जैन, तो मालवा उत्सव हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर मालवा उत्सव के अलावा टेपा सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। कौन सा, टेपा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये एक कैसा है, हास्य सम्मेलन है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम मान सकते थे, लेकिन टेपा सम्मेलन जो है एक हास्य सम्मेलन है। उज्जैन शहर में आपको प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला मिलता है। क्या मिलता है, सिंहस्थ कुंभ का मेला मिलता है। सिंहस्थ कुंभ के मेला की बारे में बात करते हैं तो मैंने ग्वालियर जिले की वीडियो में बताया था आई थिंक, कि आपको कमेंट करके अब फिर से बताना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि सिंहस्थ मेले की शुरुआत फिर से, सिंहस्थ मेले की शुरुआत फिर से किस व्यक्ति के द्वारा करवाई गई थी। कौन सा व्यक्ति था, सिंधिया वंश का कौन सा व्यक्ति था जिसने सिंहस्थ मेले की शुरुआत करवाई थी।
सिंहस्थ की बात करते हैं तो सन 2016 में, वर्ष 2016 में ये मेले का आयोजन किया गया था। ये मेला बहुत बड़ा मेला होता है और इस मेले की अगर बात करते हैं तो लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर डुबकी लगाते हैं आस्था की और श्रद्धा की। किस नदी में? क्षिप्रा नदी में, क्योंकि उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। कौन सा घाट है? राम घाट है। कौन सी नगरी है? महाकाल नगरी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कौन सा मुखी है? दक्षिण मुखी है। रिपीट कर लेंगे, सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं 2016 में ये हुआ था, तो 12 साल बाद अब अगला होगा, यानी कि अब जो होने वाला है वो 2028 में होने वाला है। तो आपकी जॉब तब तक आराम से लग जाएगी, तो फिर जब जॉब लग जाए उसके बाद बढ़िया जाना और आस्था की डुबकी आप भी लगाना महाकाल के नाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सिंहस्थ मेला जो है चैत्र पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक 1 माह के लिए लगता है और ये इसका पिछला जो आयोजन हुआ था वो 2016 में हुआ था। इसमें अगर बात की जाती है, एक पॉइंट और है, एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यहां से आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं या मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का एक उज्जैन ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा 227 मेले लगते हैं। आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि यह फैक्ट आ चुका है कई बार और ये चलता रहेगा फैक्ट लगातार। उज्जैन में जो है गधों का मेला भी लगता है। क्या लगता है? गधों का मेला। अब गधों का मेला लगता है मतलब क्या है? यहां पर गधों का मेला लगता है। गधों का मेला ध्यान रखना कि उज्जैन के अलावा जो है सतना जिले के चित्रकूट में भी लगता है। किसमें? सतना जिले के चित्रकूट में भी गधों का मेला लगता है। लेकिन अगर ऑप्शन में मिलता है आपको चित्रकूट तो आप चित्रकूट लगाएंगे, अगर आपको ऑप्शन में उज्जैन मिलता है तो वो लगाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों ऑप्शन दे दिए जाए, तो क्या है कि दोनों तो नहीं देगा। अगर दोनों दे दिए तो तीसरा ऑप्शन भी दिया जाएगा कि उपरोक्त तो दोनों उज्जैन और चित्रकूट दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न मत किया करो। उज्जैन में वैश्या टेकरी, वैश्य टेकरी नहीं, ये वैश्या टेकरी है। वैश्या टेकरी क्या है? कि स्तूप है और इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। प्रमुख राजा था अशोक द ग्रेट के नाम से आप इसे जानते थे। इसके जो पुत्र पुत्रियां थे महेंद्र और संघमित्रा, ये श्रीलंका में गए थे प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए इन्होंने क्या है? वैश्या टेकरी का निर्माण, स्तूप का निर्माण यहां पर करवाया था। साथ ही में उज्जैन में एक आपको प्रमुख विश्वविद्यालय देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय। अब देखिए, जब महाकाल की इतनी बढ़िया नगरी है, पवित्र नगरी है, तो यहाँ पर भाषा भी एक, अगर हम कहें कि एक देव भाषा का जो है विश्वविद्यालय यहाँ पर मिल जाएगा, तो संस्कृत जो है प्रमुख विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और इसकी स्थापना की बात करी जाए तो सन 2008 में इस विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो देख लीजिए, ये व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो है संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय। इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय, चूंकि विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया। शासन करने के साथ उज्जैन को उन्होंने कैपिटल बनाया। कैपिटल बनाने के अलावा अगर बात करते हैं तो 1957 में जो है स्थापित किया गया था विक्रम यूनिवर्सिटी को, और यहीं पर मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ आपको देखने को मिल जाएगी। तो मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहां पर है? वो भी कहां पर है? ये भी उज्जैन में देखने को मिल जाएगा। तो ये विक्रम यूनिवर्सिटी से लिया हुआ एक फोटो है। फोटो इसलिए डाल देते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या चीजें हैं, कैसी है। राजा धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज भी यहीं पर स्थित है। और धनवंतरी अगर बात की जाती है तो जैसे अकबर के नवरत्न हुआ करते थे या दरबार में हुआ करते थे, सेम विक्रमादित्य के दरबार में धनवंतरी हुआ करते थे। स्थापना हुई है 1958 में, 1958 में, ध्यान रखिए 1958 में धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज। अभी देखिए कितने कॉलेज हो चुके हैं। धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज 1958, ठीक है। विक्रम विश्वविद्यालय 1957, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय 2008, 3 हो चुके हैं। ध्यान रखना, चीजें बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगी। जब कुछ याद नहीं होता तो रिपीट करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे रट्टू तोता नहीं गएगा आपका। बस कोई ये नहीं देखने वाला कि आपने रट के एग्जाम क्वालिफाई किया है, कि आपने हार्ड वर्क करके किया है, स्मार्ट वर्क के किया है, तुक्का लग गया है, महाकाल का आशीर्वाद मिल गया था, सो निकल गया है एग्जाम। कोई नहीं देखने वाला, आपका सिर्फ एक चीज देखने वाला है कि आपका एग्जाम निकला है, आपने नौकरी ले ली है, ठीक है। अगर आप नहीं ले पाए तो समस्या है भाई साहब। लोगों के अगल बगल वालों के ताने, बस उन्हीं तानों को मोटिवेशन बना लो और रगड़ के तैयारी कर डालो, ठीक है ना। कैसे भी करो,
झीक के, रो के, हंस के, गा के, देखो करना है काम तो करना है, लेकिन उसको हंस के करो, अच्छे से करो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हंस के ही करो, बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। उज्जैन में देखो जंतर मंतर बता चुका हूं, इसका निर्माण जो करवाया गया था वो कराया गया था सवाई राजा जयसिंह ने। कहां पर? जयपुर से संबंधित है ये। और सवाई राजा जयसिंह की अगर बात करते हैं, इन्होंने क्या है, ये जंतर मंतर का निर्माण कराया है। और जंतर मंतर के बारे में थोड़ा सा जानकारी और दे देते हैं। इसका प्रयोग क्या है? इसका उपयोग किया जाता है काल गणना के लिए, समय गणना के लिए इसका क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया गया है। इसमें यंत्र लगे हैं और उसकी मरम्मत करवाई गई थी माधवराव सिंधिया जी के द्वारा। राजा जयसिंह द्वारा कुल 5 जंतर मंतर बनवाए गए हैं। तो ध्यान करना कि दिल्ली में भी जंतर मंतर है, जहां पर बार बार आप देखते हैं अनशन वगैरह की बातें सुन लेते हैं टीवी में। जयपुर है, मथुरा है, वाराणसी और उज्जैन, ये 5 जगह पर राजा जयसिंह ने क्या है, काल गणना के लिए 5 जंतर मंतर बनवाए हुए थे, जिसमें एक जो है स्थान उज्जैन भी शामिल है। इसके अलावा उज्जैन जिले से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की बात करते हैं तो महाकवि कालिदास, इनका नाम सबसे ऊपर आएगा। वराह मिहिर इनका नाम, और शरद जोशी इनका नाम। ये 3 व्यक्ति हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार। इनका संबंध किस स्थान से है, तो ये तीनों के तीनों यहां से देखने को मिल जाते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों के बारे में तो आप 100% जानते होंगे, और मुझे विश्वास ये भी है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, पेपरलेस स्टडी की वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सब कुछ जानते होंगे। लेकिन ये बताना है कि शरद जोशी हैं वो क्या है, मतलब एक हिंदी भाषा से संबंधित है, या इतिहासकार हैं, व्यंग्यकार हैं, कहानीकार हैं, या फिर किसी खेल से संबंधित है, या किसी राजनीतिक इनकी पृष्ठभूमि रही है, तो किससे संबंधित है कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा उज्जैन जिले में अंतरराष्ट्रीय तैराक अद्वैत पागे का जन्म स्थल है। ये एक अंतरराष्ट्रीय क्या है, तैराक है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा माइकल फेल्प्स का, जिन्होंने बहुत सारे जो है मेडल्स, गोल्ड मेडल्स लिए हुए थे ओलंपिक्स में। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, उज्जैन के तैराक हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल के तैराक हैं अद्वैत पागे, और इनका स्थान भी यहीं से है। साथ ही में उज्जैन जिले के बड़नगर पूर्व केंद्रीय पर्यावरण जो है अनिल माधव दवे का स्थल, जन्म स्थल भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अनिल माधव दवे कहां से है, वो भी यहीं से है। उज्जैन जिले की अगर नदियों की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं गंभीर, चंबल और क्षिप्रा, और इन नदियों में से प्रमुख जो नदी है वो है क्षिप्रा, और क्षिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा। तो ध्यान रखना कि मालवा जो प्रदेश है, मालवा जो स्थान है, भौगोलिक प्रदेश जो है, उससे कई सारी क्या है नदियां निकलती हैं, और वो नदियां अगर की बात की जाती है उनमें से मालवा की गंगा कहा जाता है किसे, क्षिप्रा नदी को। अच्छा, अगर एक बात बताओ कि बेतवा को भी गंगा कहा जाता है, ठीक है, बेतवा को भी क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश में नदी बहती है बेतवा, और गंगा कहा जाता है, इसे गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। क्या कहा जाता है, इसमें प्रदूषण है, प्रदूषण के आधार पर इसे क्या कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर इसे गंगा कह दिया जाता है, ठीक है ना, बेतवा नदी को। जबकि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को। अब इन नदियों की बात करते हैं, ये नदियां आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं, और मिलके जाती किस दिशा में, तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भैया ये जाती हैं उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में। सारी की सारी नदियां उत्तर या उत्तर पूर्व में जाती हैं। किन किन नदियों को छोड़ के, तो 3 नदियों को छोड़ के, नर्मदा नदी है और एक माही नदी है आपकी, और तीसरी जो नदी आपको बनती हुई नजर आती है वो है ताप्ती नदी। तो ये 3 नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पश्चिम की ओर बहती हैं ये 3 नदियां। जबकि अगर बात की जाती है बाकी सभी नदियां, अधिकतम नदियां जो है उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मैप की, ये मैंने छोटा सा स्पार से मान लीजिए, मध्य प्रदेश का आकार अगर देखा जाए तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का जो आकार है वो आयताकार है। कैसा है, आयत के आकार के जैसा है। तो मैंने ये यहाँ पर आयत बना दिया। यहाँ पर अगर बात की जाती है, जो नदियां यहाँ से, ये इस पार्ट में मालवा मिलेगा, और इससे ये उत्तर की ओर जाती हैं, उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। तो ध्यान रखना कि ये पूरी नदियां, जैसे चंबल निकली हुई थी, ध्यान है आपको कि चंबल को हमने श्योपुर और मुरैना से टच कराते हुए उसकी सीमा रेखा बनाते हुए निकाल दिया था। जबकि नर्मदा इधर से निकल जाएगी, ताप्ती इधर से निकल जाएगी, इस प्रकार से नदियां निकल जाएंगी, माही निकल जाएंगी। तो 3 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी नदियां ऊपर की ओर बहती हैं। 1-2 नदियां बैनगंगा, वर्धा इधर पे आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरफ। तो आपको ये नदियां बस दक्षिण में बहती हैं, एक आध नदी है जो पूर्व में निकल जाती है। तो बस ऐसी नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। बड़ा ही सिंपल है, मैप के माध्यम से मैं नदियों की क्लास भी आपको लेने का एक प्रयास करूंगा कि डिटेल आपकी क्लास हो जाए।
क्षिप्रा नदी की अगर बात करते हैं, क्षिप्रा नदी बेसिन की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको क्षिप्रा नदी मिल जाती है। क्षिप्रा नदी से की बात करी जाए, इसका बेसिन, बढ़िया बेसिन आपको देखने को मिल जाता है, मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इसके साथ ही एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की, किसकी, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की, तो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की फुल डिटेल क्लास ले सकते हैं आप हमारे एप्लीकेशन पर। ठीक है, कहां पर, एप्लीकेशन पर, पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आप हमारी डिटेल क्लास ले सकते हैं, पूरी हमारी टीम के द्वारा पूरी क्लास ली जाएगी। यहाँ पर एमपी जीके भी हमारी टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, वहां पर मैथ के लिए भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग है, जनरल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर प्रबंधन है, साइंस है, करंट अफेयर है, सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मुझे वीडियो नहीं देखनी, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मुझे एकदम धुआंधार ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि मजा आ जाए, तो आप 20,000 प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल 20,000 से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहां पर, पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर। पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, पेपरलेस स्टडी पर जाएंगे तो आपको मात्र 251 रुपए की फीस में ये आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर नए पैटर्न के आधार पर आपको जो है टेस्ट सीरीज दी जा रही है, तो ध्यान रखें। इसके अलावा एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल सभी की टेस्ट सीरीज और सभी की वीडियो कोर्सेज आपको पेपरलेस स्टडी पर मिल जाएंगे। आपको याद रखना है कि सबसे जो बेस्ट डाटा या सबसे जो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो पेपरलेस स्टडी ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करता है, कि सबसे बेस्ट आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। क्षिप्रा नदी की अगर बात करते हैं तो सोमवती, पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, कनक श्रृंगा, ज्वरहरिणी, प्रलोक्य इत्यादि इत्यादि क्या है, क्षिप्रा के ही नाम है। अब नामों से संबंधित बात करी जाती है तो नर्मदा नदी के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो कभी दूसरी कोई वीडियो आएगी जिसमें नर्मदा का उल्लेख मिलेगा, हम उसमें पूरे नर्मदा के नाम कवर कर लेंगे। उज्जैन जिले की अगर बात की जाती है तो उज्जैन जिले में भरथरी की गुफाएं देखने को मिल जाती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट गुफा है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। महाकाल मंदिर के बारे में बता चुका हूं, संदीपनी आश्रम के बारे में बता चुका हूं। बड़ा गणेश मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना, ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि बड़ा गणेश जो मंदिर है वो बेसिकली आपका कहां पर है, उज्जैन जिले में स्थित है। कहां पर है, उज्जैन जिले में। मैं आपको शायद थोड़ा सा दिखा दूं तो बड़ा गणेश मंदिर यहां पर आपको दिख जाएगा। ये बड़े गणेश है, यहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर इनकी प्रतिमा बैठी हुई है, विराजमान है, और ये मंदिर आपको दिख रहा है। तो बड़े गणेश का मंदिर आपको कहां पर मिलेगा, उज्जैन में मिलेगा। खजराना गणेश मंदिर का पूछा जाए, किसका, खजराना गणेश मंदिर पूछा जाए, तब आपका आंसर हो जाएगा इंदौर जिला। इंदौर जिले में खजराना है। बड़ा गणेश मंदिर कहां पर है, उज्जैन जिले में है। इसके अलावा अगर बात की जाती है, काल भैरव मंदिर की बात की जाती है, तो काल भैरव मंदिर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और यहां पर काल भैरव जो देवता है उनकी आपको यहां पर तस्वीर दिखाई दे रही होगी। यहां पर काल भैरव को जो है मदिरा पान कराया जाता है। क्या कराया जाता है, मदिरा पान कराया जाता है। तो ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा उज्जैन में। ऐसा माना जाता है, धार्मिक मान्यता है कि उज्जैन महाकाल दर्शन करने के बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन करना आवश्यक होता है, तभी दर्शन सफल या पूर्ण माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये एक धार्मिक मान्यता है, इसका जीके से कोई लेन देन नहीं है। गढ़कालिका मंदिर की बात करते हैं तो गढ़कालिका मंदिर भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में हर सिद्धि मंदिर एक प्रमुख मंदिर है यहाँ पर, और हर सिद्धि मंदिर की भी बात करें तो यहीं पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में मंगलनाथ, जो कि आपको बताया था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, वो भी यहीं पर है। कालिया देह महल या कालिया देह पैलेस जो है कहां पर है, तो महल आ जाए, पैलेस आ जाए, तो वो कालिया देह पैलेस भी यहीं पर उज्जैन में है। जंतर मंदिर भी यहीं पर है, चंपा की बावड़ी भी यहीं पर है, वैश्या टेकरी स्तूप भी यहीं पर है। तो आप सभी देख लीजिए करके कि नवग्रह जो मंदिर आपको देखने को मिल जाता है वो भी यहीं पर। इसके अलावा आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राम जनार्दन मंदिर जो आपको देखने को मिल रहा है, राम जनार्दन मंदिर जो आपको देखने को मिल रहा है वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। 24 खंबा भी आपको कहां पर मिलता है, यहीं पर मिल जाता है। हरसिद्धि मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन जिले का, और यहाँ पर हरसिद्धि माँ का फोटो है, और आप इंदौर में जाएंगे, उज्जैन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये मंदिर में, ये मंदिर के प्रांगण में ये कुछ दिए टाइप के लगे हुए मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर के अलावा कालिया देह महल या कालिया देह पैलेस की बात करते हैं तो कालिया देह, यहां से आप प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि कालिया देह भी यहीं पर है, बड़ा गणेश मंदिर भी यहीं पर है, और गणेश मंदिर के साथ इस्कॉन मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये हमने जाना किस जिले के बारे में, उज्जैन जिले के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो हम यहां पर ले लेते हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है उज्जैन में, जो चूंकि अभी आपको पता होगा कि महाकाल लोक
ठीक है। क्या महाकाल लोक की अगर बात करते हैं तो महाकाल लोक यहाँ पर प्रमुख इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि महाकाल लोक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन महाकाल लोक अभी आप गए तो नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं जो महाकाल लोक गए हैं। अब गए हो या नहीं गए हो, एक बार मैं भ्रमण करा देता हूं आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर। तो करना चाहेंगे भ्रमण, और भ्रमण करें और अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना, 2-4 लोगों के साथ शेयर कर देना, महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो महाकाल लोक के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं और महाकाल लोक की बात करते हैं। ये महाकाल जो मंदिर का एक अगर कहा जाए तो एक एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन बोले तो थोड़ा सा बड़ा रूप उसको दे दिया गया है। महाकाल मंदिर वही है, लेकिन उसके चारों तरफ और चीजें बना दी गई हैं। महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को। अब ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी जाता हो सकता है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है महाकाल लोक का परिसर ही है, इसको नाम दिया है महाकाल लोक, ये परिसर है। और यहाँ पर काफी सारी जो है आपको मूर्तियां हैं, रात के समय पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, दिन में भी ये खुलता है। तो ये महाकाल मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फोटोज हमने यहाँ पर ली हुई है। अब है क्या ये महाकाल लोक? महाकाल लोक को महाकाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। दिन का अगर हम व्यू देखें तो इस प्रकार से, ऊपर से थोड़ा सा व्यू देखेंगे तो इस प्रकार से व्यू देखने को मिलता है। यहां से आपको एक रास्ता देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर काफी सारे खंबे लगे हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये काफी सारे यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि बनी हुई हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेंगे, 1 मिनट का काम है। तो महाकाल लोक महाकाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यह कॉरिडोर सनातन और नूतन का अद्भुत संगम है। महाकाल लोक में भगवान शिव के 190 रूपों का चित्रण किया है। 190 जो रूप हैं उनका बताया गया, उनके बारे में बताया गया है। इसके साथ सभी देवी देवताओं जो है उनकी अद्भुत प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनाई गई हैं महाकाल लोक के अंतर्गत। यहाँ पर आप देखेंगे, अब थोड़ा सा आप देखने को आपको मिल रहा है कि किस प्रकार से जो है, देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी, जब देव और दानव जो है अमृत के लिए जो है व्याकुल हो उठे थे कि उनको अमृत चाहिए था, इस प्रकार से करके। तो फिर जो है उसका एक सीन यहाँ पर आपको महाकाल लोक के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर कुछ और फोटोज और प्रतिमाएं, यहाँ पर 200 से अधिक प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये देश का पहला नाइट गार्डन भी यहाँ पर बनाया गया है। भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी हुई 200 मूर्तियां बनाई हुई हैं। अलग अलग जो धार्मिक किस्से हैं, जैसे कि अमृत का निकालना हुआ, समुद्र मंथन करना हुआ, ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक झील है रुद्र सागर झील यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। रुद्र सागर झील जिसे प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के पास पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में यहाँ पर इसे पुनर्जीवित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाकाल लोक को। बढ़िया तरीके से घूमने नहीं जा पा रहे हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ से कोना कोना देख लीजिए। महाकाल लोक का कोना कोना इंच इंच देखने योग्य है। इसमें कमल का एक तालाब भी बनाया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, संस्कृत गाथा का एक उद्गम है। इसके अलावा 108 स्तंभ लगाए गए, मैंने कहा था ना खंबे लगे हुए हैं, तो 108 स्तंभ है, 190 मूर्तियां हैं। यहाँ पर 24 घंटे महाकाल बाबा का जो है अभिषेक होता रहता है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं पर आधारित यहाँ पर मूर्तियां हैं। शिव पुराण, शिव तांडव वगैरह वगैरह जो है विभिन्न कहानियां यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और ये इर्द गिर्द सब जगह फैली हुई हैं। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से अगर आप देखेंगे, आई थिंक ये शायद शिव बारात का प्रसंग यहाँ पर लिया गया है या किसी ना किसी रूप में आप समझें। तो यहाँ पर हर एक चीज से संबंधित चीजें बताई गई हैं। अब थोड़ा सा जीके के बारे में जान लेते हैं कि कितना कितना इसका स्थान है। तो भैया उज्जैन में है, 11 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया था। क्षेत्रफल है लगभग 20.33 हेक्टेयर, प्रस्तावित है 47 हेक्टेयर और बनेगा। 316 करोड़ खर्च हो चुका है, स्थापित हो चुकी हैं 200 मूर्तियां। लोक के बारे में बात करते हैं, चूंकि महाकाल लोक हम कह रहे हैं या महाकाल कॉरिडोर हम कह रहे हैं, तो भैया ये लोक होता क्या है? तो हिंदू धर्म जो है उस धर्म में देवलोक, भूलोक, पाताल लोक इत्यादि लोक माने जाते हैं और लोक संबंधित जानकारी हमें यहीं से मिलती है। लोक का अर्थ होता है संसार। क्या होता है? लोक का मतलब होता है संसार। भूलोक को अगर बात की जाती है तो भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? भूलोक कहा जाता है, जहां पर हम सभी रहते हैं। पाताल क्या कहा जाता है? तो पाताल हिंदू धर्म के अनुसार पाताल लोक धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे है। 7 प्रकार के पाताल हैं लोक विष्णु पुराण के अनुसार। लोक विष्णु पुराण क्या कहता है कि 7 प्रकार के हमें पाताल देखने को मिलते हैं, ठीक है। देवलोक, यहाँ पर देवलोक यानी कि स्वर्गलोक के नाम से आप इसको जानते हैं। महाकाल लोक की और खासियत के बारे में बात करते हैं, 200 मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में महाकाल लोक में 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार आपको प्रमुख आकर्षण का यहाँ पर केंद्र मिल जाएगा। यहाँ पर नंदी विराजमान है और ये जो द्वार आपको मिल रहा है वो 26 फीट ऊंचा है। अब आप समझ रहे हैं कि इस टाइप से आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे तो समझ पाएंगे, पूरा भ्रमण कर पाएंगे।
महाकाल लोक 920 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, करीब 316 करोड़ का यहाँ पर खर्च हुआ है। इसके अलावा 2.82 हेक्टेयर इसका पहले क्षेत्रफल था, लेकिन अब इसको जो है बढ़ा दिया गया है, 20 हेक्टेयर के आसपास कर दिया गया, लेकिन अभी 47 हेक्टेयर कर दिए जाने की प्रस्ताव दिया जा चुका है। देश का पहला नाइट गार्डन भी ये बनाया जा चुका है। तो नाइट गार्डन है, धार्मिक घटनाओं से जुड़ी मूर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है। यहीं पर आपको एक त्रिवेणी संग्रहालय देखने को मिल जाएगा। त्रिवेणी संग्रहालय विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये आकर्षण का केंद्र है। क्या है? आकर्षण का केंद्र आपको यहाँ पर त्रिवेणी संग्रहालय देखने को मिल जाएगा, जिसकी एक फोटो हमने यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। तो ये है पूरे अद्भुत श्री महाकाल लोक का पूरा विवरण हमने आपको दिया। 900 मीटर का पथ है, 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार है, इसके अलावा शिव स्तंभ है, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो पूरा का पूरा हमने उज्जैन जिले को कवर किया। उज्जैन जिले के अलावा महाकाल लोक को भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं उज्जैन जिले के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर कवर। उज्जैन जिले के सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करेंगे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपको ये देखना है कि आपने 20 नंबर में से कितना स्कोर किया है। तो कमेंट करके हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ये वीडियो सीरीज रुकने वाली नहीं है, ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू चलेगी और जब तक 52 जिले नहीं हो जाते कवर, तब तक हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और अगर कहीं 53वां जिला भी निकल के आ गया, कहीं बाद में भविष्य में 53वां जिला बना, तो हम उसमें 53वां जिला भी ऐड कर देंगे। तो आप चिंता ना करें, पूरा का पूरा डाटा कवर होगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अलावा किसी भी एग्जाम, चाहे वो पटवारी का एग्जाम अभी आ रहा है या आ चुका है, पटवारी का एग्जाम तो आ चुका है, इसके अलावा कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है एमपी में, एमपीपीएससी की वैकेंसी है, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना कि एमपी की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है। भाई ज्वाइन क्यों करनी है, इसके पीछे का रीजन भी आपको बता देता हूं। क्योंकि ऑनलाइन होता है आपका एग्जाम, और जब एग्जाम ऑनलाइन होता है तो एक बात का ध्यान रखना विशेष रूप से कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टाइमिंग का एक फर्क पड़ जाता है आपका। अगर टाइमिंग आपने मान के चलते हैं कि आपने जीके को जल्दी सॉल्व कर लिया, आपको पता है कि जीके के मुझे क्वेश्चन 8 मिनट में करने हैं, 25 क्वेश्चन है मुझे 7 मिनट में करने हैं, 6 मिनट में करने हैं, तो 25 क्वेश्चन को आपने 6 मिनट में कर लिया तो आपका टाइम बच गया। टाइम बचाना, वो टाइम उठा के आप मैथ को दो ना, वो टाइम मैथ को दोगे, वो टाइम आप रीजनिंग को दे दोगे। साइंस में थोड़ा टाइम कम करो, इंग्लिश में अगर आपको लगता है, तो जिसमें आपको लगता है कि आप टाइम बचा सकते हो तो मैनेज करने का काम करो। इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, पटवारी के सामने जो आया हुआ है, इसमें सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उसमें क्या है, एक मैनेजमेंट शब्द आया है। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना, प्रबंधन करना। तो ये भी एक क्या है, एक प्रकार से एक प्रबंधन है। तो टेस्ट सीरीज मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज मतलब आप खुद का मैनेज भी कर रहे हैं, टाइम को मैनेज करने का काम। तो ध्यान रखना कि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को समझ लेना और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। पटवारी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है नए सिलेबस के आधार पर, मात्र 251 रुपए में। लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उज्जैन जिले की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आपके पास है यहाँ पर है कि उज्जैन जिले के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो भाई महाकाल नगरी, कालिदास नगरी, संस्कृति राजधानी, तो तीनों के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर है? तो बताया हुआ है उज्जैन शहर जो है शिप्रा नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा उज्जैन में कौन सा समारोह आयोजित किया जाता है? ध्यान रखना, बताना है कमेंट करके सभी को। वीडियो देख लेते हो, कमेंट करके मत नहीं बताते हो। नीचे जाओ, वीडियो में कमेंट करो, बताओ कि कितना स्कोर किया है। कम किया है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। समारोह कौन सा आयोजित किया जाता है? कालिदास, बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, दुर्लभ बाल विनोद, तो भैया कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो वो उज्जैन में महाकाल मंदिर आपको देखने को प्रमुख रूप से मिल जाएगा। इसके अलावा उज्जैन जिले में कौन सा मेला लगता है, कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा उज्जैन में कौन सा आश्रम स्थित है? तो यहाँ पर अगर बात की जाती है सांदीपनी आश्रम आपको देखने को मिल जाएगा। कौन से व्यंग्यकार का जन्म यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर जन्म हुआ है शरद जोशी का। अभी मैंने प्रश्न पूछा था ना, तो शरद जोशी क्या है? एक व्यंग्यकार है। आप कमेंट करके आपने बता दिया हो तो अच्छी बात है, और नहीं बताया हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। उज्जैन स्थित विश्वविद्यालय का नाम बताना था, तो भाई कौन सा नाम है? उज्जैन का कौन सा विश्वविद्यालय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है उज्जैन में? तो विक्रम विश्वविद्यालय आपको उज्जैन जिले में है, मिल जाएगा। उज्जैन में कौन सा महल स्थित है? कौशक है, खरबूजा है, कालियादेह है और जयविलास महल है। तो कालियादेह महल जो आपको देखने को मिलता है वो आपको उज्जैन में मिल जाता है। जयविलास पैलेस आपको देखने को मिलता है, वो ग्वालियर जिले में देखने को मिल जाता है। खरबूजा जो महल आपको देखने को मिलता है वो आपको धार जिले में देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है, चूंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो कौशक महल कहाँ मिलता है ये कमेंट करके बताइए।
उज्जैन जिले में कौन सा ताम्र पाषाण कालीन युगीन जो स्थल है, तो यहाँ पर आपको कायथा नाम का स्थल देखने को मिल जाता है जो कि ताम्र पाषाण काल से संबंधित रखता है। कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर सम्मेलन जो है वो टेपा सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। आपको सम्मेलन की एक पीडीएफ और एक वीडियो जरूर मिल जाएगी। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृति जो है वैदिक विश्वविद्यालय है, संस्कृत जो वैदिक विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई है, तो भैया 2008 में इसकी स्थापना करी गई है, तो ध्यान रखना। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध घाट बना हुआ है, तो क्षिप्रा नदी पर बना हुआ है राम घाट। कौन सा घाट बना हुआ है, राम घाट। उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो हर 12 साल के अंतराल पर किया जाता है और 2028 में आगे किया जाने वाला है। उज्जैन में कौन सा संयंत्र स्थापित है, तो संयंत्र स्थापित है सोयाबीन संयंत्र। इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय में कौन सी सृजनपीठ जो है स्थापित की गई थी, तो यहां पर आपको बताना है विक्रम जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन सी जो है सृजन पीठ का जो है स्थापना किया गया था। तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और ऐसे भी आप प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा मैं एक आपको चीज बता देता हूं कि आपने अगर पटवारी की पूरी वीडियो डिटेल क्लास ज्वाइन करनी है तो पटवारी की पूरा डिटेल वीडियो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी पर। तो ध्यान रखिए इस बात का कि पेपरलेस स्टडी पर वीडियो क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। मुंशी प्रेमचंद सृजनपीठ में आपका आंसर हो जाएगा। उज्जैन में खालिस्तान गुफा स्थित है, तो सारूमारू, भरतरी, माराकी और कालिदास की तो भरतरी की गुफा आपको देखने को मिल जाएगी। कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर, तो बता चुके हैं 12 वर्ष के अंतराल पर। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहां पर है, तो जंतर मंतर आपको देखने को मिल जाएगा उज्जैन में, और कुल पूरे भारत में 5 जगह पर है। राजा सवाई जो जय सिंह थे उन्होंने बनवाया हुआ था। किस मंदिर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, तो मंगलनाथ मंदिर को यह माना जाता है। साथ ही में यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, ऐसा भी माना जाता है। क्या, कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। कहां से, तो कहते हैं मंगलनाथ मंदिर से ही गुजरती है। तो ऐसा आप कह सकते हैं और मान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आपका कर्तव्य है, तो कर दीजिए। बेस्ट टेस्ट सीरीज बेस्ट एप्लीकेशन पर पेपरलेस स्टडी ऐप पर जरूर ज्वाइन करें। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, चाहे एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए अपडेटेड टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही में मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, वीडियोज के साथ बने रहिए। अपडेट वीडियो की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और अगर चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में पेपरलेस स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इंस्टॉल करने पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन मिलती हैं, वीडियो क्लासेस मिलते हैं, फ्री क्विजेस मिलती हैं, पीडीएफ और नोट्स मिलते हैं। सरकारी नौकरी के लिए सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो पेपरलेस स्टडी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम अपडेट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, करंट अफेयर्स और ऑल सब्जेक्ट की डिटेल क्लासेस यहां पर शुरू होने वाली हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए, जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और ज्वाइन हमको जल्द से जल्द कर लीजिए टेलीग्राम पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारी इस सीरीज के लिए। इस सीरीज की अगली वीडियो जो आने वाली है वो आएगी देवास जिले की। कौन से जिले की, देवास जिले की अगली वीडियो आने वाली है। तो यहां पर अगर आप चाहें तो इस वीडियो के अंतर्गत वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं देवास जिले से संबंधित जो भी फैक्ट आप जानते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने देवास जिले के फैक्ट कमेंट कर दिए तो मैं मान लूंगा कि हाँ आपने वीडियो को पूरा देखा है लास्ट तक। इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर 2 से 5 दिन के अंदर अंदर। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैलाइए सभी के साथ, दोस्तों के साथ, और महाकाल के आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन हो, आप अपने जो भी आपका उद्देश्य हो, जो भी आपका लक्ष्य हो वो पूरा हो। चलिए धन्यवाद, जय श्री महाकाल।